हाँ, तो मैं आज यहाँ कुछ एक शादी का प्रोग्राम, एक हमारे आरपीआई के वर्कर की मीटिंग के लिए मैं इधर आया था। तो आज माननीय मुख्यमंत्री मांझी साहब से मेरी आधा घंटा तक बात हुई। और उसमें मतलब जिस तरह यहाँ सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट जो है ये बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। और मैंने उनको बताया है कि भाई हमारी भारत सरकार की जो स्कीम्स है, ओल्ड एज होम है, नशा मुक्ति केंद्र है, स्किल ट्रेनिंग है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए, डीएनटी के लिए, दिव्यांगजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, जो भी हमारी योजना है, ये सभी योजनाओं का फायदा उड़ीसा को मिलना चाहिए। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता इलेक्शन में मिली है। तो यहाँ जिस तरह मतलब 24% यहाँ जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन ट्राइबल का रिजर्वेशन है, 17% शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, और 40% पॉपुलेशन यहाँ ओबीसी का है। इसी तरह मतलब यहाँ दलित और आदिवासियों का पॉपुलेशन कम से कम 51% तक मतलब है। इसीलिए 50 मतलब 41% के ऊपर है। तो हमने बताया कि हमारे मंत्रालय की तरफ से जो भी मदद चाहिए वो पूरी मदद हम करेंगे। जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव आप हमारे पास भेज सकते हैं। इसी तरह की भी चर्चा हमारी हुई है। और दूसरा, मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि जो कलिंगा का युद्ध हुआ था सम्राट अशोका का, तो वो पूरे दुनिया के इतिहास में इस रिकॉर्ड में सभी दुनिया जानती है। इसीलिए एकाधी यहाँ का कॉन्फ्रेंस जो है सम्राट अशोका जी के कलिंगा युद्ध के संबंध में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। जिस तरह अमेरिका, ईरान, इसराइल का युद्ध चलता रहा, पूरे देश को परेशान करने का काम हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा शांति की भूमिका रखी है। तो इसी तरह एकाधी बड़ी कॉन्फ्रेंस एशिया हो भुवनेश्वर में, तो उसकी चर्चा पूरे दुनिया भर में होनी चाहिए। इस विषय पर भी उनके साथ चर्चा हुई। दूसरा, वो अभी अबू धाबी और दुबई में आने वाले हैं, तो वहां से के जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, उन्होंने यहाँ कुछ पैसा इन्वेस्ट अगर वो करते हैं तो उड़ीसा के अनएम्प्लॉयड यूथ को इसका फायदा हो सकता है। तो इसीलिए वो मतलब अगस्त में 3 दिन के दौरे पर वहां जाने वाले हैं। तो वो भी चर्चा हमारी उनके साथ हुई है। तो इसी तरह मतलब भारत सरकार की तरफ से उड़ीसा को मैक्सिमम मदद करने की भूमिका हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इसीलिए जो भी प्रस्ताव वहां पे भेजेंगे उसको जरूर हम मंजूरी देने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा मैंने उनको बताया है। महाराष्ट्र में यूनियन सिविल कोड यूसीसी अगर लागू करने की बात की जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो महाराष्ट्र में मतलब जो समान नागरिक कानून जो है, ये समान नागरिक कानून कई राज्यों ने बनाया है। और मेरी पार्टी की भूमिका ऐसी है कि भाई समान नागरिक कानून जो है ये कानून इसलिए होना चाहिए, ये कानून ना होने से हिंदू मुस्लिमों में ज्यादा विवाद है और दोनों में ज्यादा वही जो दुश्मनी है। ये दुश्मनी का कारण ये है कि भाई हिंदू लोगों को लगता है कि भाई हमारे लिए कायदा और उनके लिए कायदा नहीं है। इसीलिए अगर समान नागरिक कानून लागू हो जाता है तो देश के पॉपुलेशन में कंट्रोल करने के लिए उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। और मुस्लिम समाज विरोध में कानून नहीं है, मुस्लिम समाज के हर फैमिली को स्ट्रेंथन करने के लिए ये कानून है। इसीलिए ये कानून खाली मुस्लिम के लिए नहीं है, तो देश पूरे हर राज्य के लिए है। इसीलिए महाराष्ट्र में भी ये कानून आने जा रहा है। तो मेरे पार्टी को ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने ये कानून हमारे विरोध में ऐसा नहीं मानना चाहिए और इस कानून को पास होना चाहिए। ये मेरी पार्टी की भूमिका है। ये उज्जैन में जो लैंड स्कैम हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर का नाम है उज्जैन का, मध्य प्रदेश का लैंड स्कैम हुआ, उस पे विरोधी दल ईडी और सीबीआई का जांच का डिमांड कर रहे हैं कि अभी की ईडी सीबीआई कहाँ पे उज्जैन में? नहीं, किसका नाम है? मध्य प्रदेश के मंत्री ने अपने फैमिली के नाम में लैंड दिया, काफी कई हजार 100 एकड़। नहीं, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो ऐसा कुछ होगा, कुछ विरोधी दल या कोई अपोजिशन के लोगों ने कुछ कंप्लेंट की होगी ऐसा मुझे लगता है। तो जो विष्णुदेव साई अपने ट्राइबल के मुख्यमंत्री है, आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री है,
मध्य प्रदेश बोल रहा। के नाम पे अच्छा हाँ, मतलब मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी है, तो उनके खिलाफ किसी ने कुछ कंप्लेंट की है और कुछ जमीन खरीदी है, ऐसा कुछ बताया है। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव एक सिंसियर मुख्यमंत्री है, अदर बैकवर्ड क्लास के मुख्यमंत्री है, और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो उसमें कोई तथ्य नहीं होगा, ऐसा मुझको लगता है। विरोधी दलों ने जानबूझकर उनको बदनाम करने की कोशिश की होगी, लेकिन अगर वो कोई उन्होंने अगर मांग किया होगा तो इसकी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होना चाहिए। हाँ, इंक्वायरी होना चाहिए इसका। नहीं, मुझे लगता है कि भाई इंक्वायरी अगर इंक्वायरी होने जैसी होगी तो इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन उसमें अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन विरोधी कुछ लोगों ने जानबूझकर उनको बदनाम करने की कोशिश की होगी, ऐसा मुझे लगता है। राम मंदिर का जो भी चंदा का भी जो इशू आया, हाँ राम मंदिर का जो पैसा का misuse हुआ, उसमें हाँ, आपका क्या है? हाँ, तो राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना था, उस ट्रस्ट के पास बहुत सारा पैसा जमा हुआ था, और उसमें कुछ जानकारी सामने आई है कि भाई वहां कुछ घोटाला हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसके लिए SIT अनाउंस की है, और SIT उसकी इंक्वायरी कर रही है। तो राम मंदिर में घोटाला होना अच्छी बात नहीं है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और भारत सरकार भी इसके लिए सीरियस है, और उत्तर प्रदेश सरकार भी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भी इसके लिए बहुत बड़ी गंभीर है, और इसकी पूरी जांच होगी, और जिन्होंने मतलब घोटाला किया है ऐसे लोगों को कठोर सजा होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। महाराष्ट्र की राजधानी में महाराष्ट्र में की राजनीति में उथल पुथल हो चुका है। शिवसेना के नेतागण सभी शिवसेना को छोड़ उद्धव ठाकरे को। हाँ, तो महाराष्ट्र में जो हुआ है, उद्धव ठाकरे जी के पास जो 9 MLA थे, उसमें जो 6 MLA ने एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में प्रवेश किया है, और अभी एकनाथ शिंदे के MLA MP 13 हो गए हैं, और एकनाथ शिंदे जी की पार्टी नंबर 2 की पार्टी अभी पूरे महाराष्ट्र में बन गई है। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को उनके MP MLA संभालना ये उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने मतलब 2019 में उद्धव ठाकरे जी ने हमारी NDA छोड़कर, महायुति छोड़कर वो कांग्रेस NCP के साथ चले गए थे, और इसीलिए ये टूटफाट हो रही है। अगर उद्धव ठाकरे जी अब हमारे साथ ही रहते थे तो शायद वो उसको ये इफेक्ट ये उनको भुगतना नहीं पड़ता था। उनकी शिवसेना भी चली गई, उनका सिंबल भी चला गया, अभी सब MP भी जा रहे हैं, पहले 40 MLA भी गए थे। तो मुझे लगता है ऑफिस भी जा सकता है, उनको आवंटित किया गया है कार्यालय जो शिवसेना UTV को आवंटित किया गया है संसद भवन में, वो ऑफिस भी जा सकता है, क्योंकि उनके पास अब 5 MP भी नहीं है। हाँ, तो मतलब जो ऑफिस अगर देना है तो उसके लिए 5 MP की आवश्यकता होती है। अभी उनके पास 3 MP है, और एक राज्यसभा का संजय राउत जैसे 4 MP उनके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी उनका ऑफिस भी जा सकता है, अभी नियम के मुताबिक उनका ऑफिस जा सकता है, अगर कोई सरकार, मुझे मालूम नहीं कि, लेकिन मैंने भी मेरे पार्टी की तरफ से बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन मेरे पार्टी के 5 MP नहीं है, इसीलिए हमको ऑफिस नहीं मिला था। एक बार हमारी पार्टी के 4 MP थे 1998 में, तो भी हमको नहीं मिला था। तो जो आपने बताया कि भाई 5 MP होने के बाद ही सरकार की तरफ से ऑफिस मिलता है, तो शायद उनका ऑफिस जा सकता है। संजय राउत ने उस वक्त गंभीर आरोप लगाया था कि एक MP जो शिवसेना उद्धव ठाकरे का 50 करोड़ में गए। तो जो संजय राउत है, आरोप लगाने के लिए उद्धव ठाकरे ने उनको रखा है, तो उन्होंने मतलब सामना चलाना चाहिए, सामना की तरफ उन्होंने ध्यान देना चाहिए, लेकिन सामना की तरफ उनका ध्यान कम है, और एकनाथ शिंदे की तरफ उनका ध्यान ज्यादा है। तो अभी एकनाथ शिंदे के पास इतने MP आ रहे हैं, और पैसे का क्या मतलब है, कहाँ से देंगे 50 करोड़ रुपए? अगर संजय राउत बोलते तो उन्होंने प्रूव करना चाहिए कहाँ से पैसा लिया, किसने दिया। तो ये तो झूठे आरोप है, पैसे की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उनके कार्यकर्ता ही अभी ये सोच रहे हैं कि भाई उद्धव ठाकरे में कुछ दम नहीं रहा है, और ज्यादा दम अभी एकनाथ शिंदे में है। इसीलिए बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता, बहुत सारे MP, बहुत सारे MLA उनको छोड़कर जा रहे हैं।
और अभी भी मतलब कुछ एमएलए उनको छोड़कर जा सकते हैं, जो एमएलए अभी उनके पास है। अभी एमपी तो इधर आ गए, 9 एमपी में 6 एमपी, अभी जो एमएलए उसमें भी टूटपाट हो सकती है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के हाँ। रिपब्लिकन में भी जा सकते हैं। नहीं, वो हमारी पार्टी में नहीं आएगी, क्योंकि शिवसेना से जो टूटेगी वो तो उनके पार्टी में जाएगी। लेकिन जो वेस्ट बंगाल के जो 20 एमपी जो टूट गए थे, उन्होंने कुछ त्रिपुरा की जो पार्टी है, वो त्रिपुरा की पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया। तो इसके पहले अगर मुझे जानकारी होती थी तो मैं वो ट्राई करता था, और उस सबको मैं आरपीआई में ले आता था, क्योंकि मेरी पार्टी तो बाबा साहब की विचारधारा की पार्टी है। सबको साथ में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ ले जाने वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है कि मुझे मालूम नहीं था, ठीक बात है, अभी वो जिस पार्टी में गए हैं तो भी हमारी इंडिया की ताकत बढ़ गई है। और आने वाले मानसून सेशन में महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल आ सकता है, और ये बिल अभी पास हो जाएगा। और 2029 के लोकसभा के चुनाव में और उस वक्त होने वाले विधानसभा के चुनाव में, बाद में होने वाले विधानसभा के चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें मिलेगी। अभी हमारे पास ये प्रस्ताव है कि भाई महिलाओं के लिए 273 सीटें बढ़ाकर पार्लियामेंट की 816 या 800 से ज्यादा सीटें बढ़ाने का एक बिल है। तो अभी मानसून सेशन में वो पास हो जाएगा। इसके पहले जो सेशन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ममता दीदी की पार्टी, अनेक पार्टियों ने इसका विरोध करके इस बिल को फेल किया था। लेकिन लॉ बोर्ड के एसपीआर इलियास ने बताया है कि हर मतलब देशव्यापी मुसलमानों को पर अत्याचार हो रहा है। 10 साल में मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। कहा पिछले 10 साल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इसके खिलाफ वो आवाज उठाएंगे, उन पर वंदे मातरम को थोपने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि वंदे मातरम जो है, ये वंदे मातरम अपना जिस तरह राष्ट्रगीत है उसी तरह उसको राष्ट्र का दर्जा दे दिया है। मुसलमानों ने इसका विरोध करने से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने वंदे मातरम का सपोर्ट करना चाहिए, कि मुसलमान के बिल्कुल विरोध में नहीं है। और हमारी सरकार जब से आई है तब से दंगे कम हो चुके हैं। जब हमारी सरकार नहीं थी तब अनेक दंगे होते थे। अभी जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो 2-4 महीने में एक दंगा होता था। अभी जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तो एक भी दंगा आपको नजर नहीं आता है। और जो मैंने अभी भी प्रेस में बताया है कि भाई जो योजना हमने बनाई है 10% आरक्षण को लेकर, जनधन योजना है, आवास योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, उज्ज्वला योजना है, हर योजना का फायदा मुसलमान को होता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि मुसलमान को मत दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ही मतलब मुसलमानों को ज्यादा भड़काने का काम कर रही है। और मोदी जी ने बोला है कि भाई सबका साथ सबका विकास, पूरा देश मेरे परिवार का सदस्य है। ये अगर उन्होंने बोला है तो इसलिए हम मुसलमान के विरोध में नहीं है। और अभी मुख्यमंत्री जी के साथ जब मेरी अभी बात हुई तब उन्होंने बताया भाई मेरे क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और वो पूरे मुसलमान मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए उड़ीसा में 2 साल हो गया है मुख्यमंत्री का, बीजेपी सरकार मोहन मांझी का। यहाँ पे भी मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट दलितों के साथ और मुस्लिम के साथ हुआ इस 2 साल में। क्या बढ़ गया है मॉब लिंचिंग की घटना है। क्या मॉब लिंचिंग, भीड़ हिंसा। नहीं, मुझे नहीं, क्या इधर का इंसिडेंट हुआ था? दलितों और एक पुलिस को मुस्लिम के के साथ साथ तो जी सर, हमारे मोहन मांझी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वो एक्टिव मुख्यमंत्री भी है। लेकिन अनेक राज्यों में, गांवों में कुछ अत्याचार होते, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए रोकने के लिए हर राज्य के मुख्यमंत्री का भी प्रयत्न होता है, भारत सरकार का भी प्रयत्न होता है। जिस तरह मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, तो हम हर स्टेट में जाकर इस एट्रोसिटीज की केसेस कैसी कम होनी चाहिए, दलित सवर्णों में कैसी एकता पैदा होनी चाहिए, इसका प्रचार हम करते हैं, उनको समझाते हैं। और इसी तरह आज दलितों में बहुत बड़ी जागरूकता आई है। शिक्षा में दलित समाज बहुत बड़ा आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए कोई भी अगर कोई अपमान करते हैं तो लोग पुलिस थाने में जाते हैं। तो इसीलिए अत्याचार कुछ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हम इस अत्याचार को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं।
उसके लिए सभी अपोजिशन पार्टी ने और एनजीओज ने और अलग अलग एक्टिविटीज में काम करने वाले लोगों ने, पत्रकारों ने अत्याचार कम करने के लिए सहयोग देना चाहिए, ताकि भविष्य में अत्याचार कम हो सकते हैं। सर, उड़ीसा के जेल में, उड़ीसा के भुवनेश्वर की खारपड़ा जेल में अब नशे के बारे में बोले, नशा मुक्ति के बारे में बोले। जेल में ब्राउन शुगर जा रहा है। 7 जो कैदी हैं वो कल रात उनका तबीयत खराब हो गया है, वो हॉस्पिटल में ये जेल के ऊपर रेड होना चाहिए क्या? क्योंकि ऐसा नहीं, जिस तरह हमारा नशा मुक्त भारत अभियान, ये हमारे मंत्रालय का मुख्य प्रोग्राम है, उसी तरह जो जानकारी आपने दी है कि नशा मुक्त भारत अभियान के साथ साथ नशा मुक्त जेल भी करने की आवश्यकता है। जिस तरह यहाँ के जेल में कोई ड्रग या कुछ ऐसा कुछ जो नशे वाली नशीले पदार्थ वहां जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए जरूर मतलब मैं मुख्यमंत्री साहब से बताऊंगा, और जेल में जो ऐसा हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जरूर राज्य सरकार की तरफ से प्रयत्न किए जाएंगे। और ऐसे इसमें अगर कोई किसी जेल के अधिकारियों का, जेल के सिपाहियों का उसके साथ अगर कोई संबंध होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इसके बाद इसी तरह का ड्रग या कोई नशीली पदार्थ अंदर जेल में नहीं जाना चाहिए। सर, केंद्र सरकार में अब हो गया 2 साल, वहाँ पे रिसफल का चर्चा चल रहा है कि मंत्रिमंडल अदर बदल होगा। आपका भी कैबिनेट में नाम आना है? हाँ, तो मतलब रीशफल होने की संभावना है, क्योंकि 2 साल के बाद रीशफल होता है। तो अभी हमारे सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं, अभी मोदी जी ने 12 साल पूरे किए हैं, और शायद अभी 5 राज्यों के चुनाव भी आ रहे हैं, और कुछ राज्यों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मंत्रिमंडल में लेने का प्रयत्न माननीय मोदी साहब कर सकते हैं। और जो मंत्री पद अभी खाली है, ऐसे मंत्री पद पर अनेक लोग, अनेक स्टेट के लोग आ सकते हैं। कुछ लोगों को पार्टी का काम भी दिया जा सकता है, तो ऐसा मुझे लगता है। आपका भी नाम आ सकता है मंत्री? नहीं, मैं तो मंत्रिमंडल में हूँ, मैं तो मंत्रिमंडल में, मैं यमस हूँ, मैं राज्य मंत्री हूँ ही। तो इसी तरह मुझे लगता है कि मेरे ये जो अभी रीटेस्ट हुआ नीट का, तो उसमें नीट का टेस्ट सक्सेसफुली हुआ, नीट का एग्जाम का, नीट एग्जाम का, तो पीपल्स पार्टी जो डिमांड कर रहा है बार-बार, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा के नेता भी बीजेपी के हैं, और अनेक डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसके पहले। तो जिस तरह HRD मिनिस्ट्री उनके पास है, तो नीट का जो भी कुछ हुआ है, ये इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। और नीट के एग्जाम में जो पेपर फूटी हुई है, उसमें हमारे महाराष्ट्र के 6, 7, 8 लोगों को अरेस्ट किया है, और इंडिया के भी, भारत के भी अनेक स्टेट के लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग हमारे महाराष्ट्र में मिले हैं। तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने ऐलान किया है कि भाई किसी को माफ नहीं किया जाएगा, जो भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पेपर फूटी जो है, ये समाज में कुछ ऐसी गलत लोगों की टोली है कि भाई वो लोग पैसा कमाने के लिए और भ्रष्टाचार ज्यादा करने के लिए इसी तरह का कुछ प्लान करते हैं। लेकिन दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसके लिए जरूर भारत सरकार प्रयत्न करेगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वालों को मेरा निवेदन है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा। ये तो पॉलिटिकल मांग हमेशा होती रहती है, कोई भी कुछ हुआ तो मंत्री रिजाइन देना चाहिए। तो ये मांग ना करके पेपर फूटी कैसी ना हो सकती है, उसके लिए उन लोगों ने सुझाव देने की आवश्यकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी अभी नीट की एग्जाम हुई है, और नीट के एग्जाम दोबारा देने से बहुत सारे स्टूडेंट को तकलीफ भी हुई है, कई स्टूडेंट ने सुसाइड भी किया है। तो ये मतलब पेपर फूटी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो जरूर ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी, और भारत सरकार इन लोगों को छोड़ेगी नहीं, ये हमारी भूमिका है।